आप सब चैट में एक्टिव। तो सबसे पहले क्या सब बता सकते हैं वो किस ईयर से हैं एमबीबीएस के, क्योंकि हमारे पास काफी डाइवर्स ऑडियंस थी तो थोड़ा आइडिया हो कि ज्यादा जूनियर्स हैं या ज्यादा सीनियर्स हैं। ठीक है। और साथ किसी ने कभी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है खुद? कोई ऐसा है जिसने मैन्युस्क्रिप्ट लिखी हुई है? ठीक है कुछ सही है। ठीक। लास्टली कोई ऐसा है जिसको आइडिया नहीं है कि मैन्युस्क्रिप्ट होती क्या है? ठीक है, ऐसे भी लोग हैं, काफी डाइवर्स क्राउड है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट लिखी हुई है, कुछ ऐसे हैं जिनको आइडिया भी नहीं। तो ऑब्वियसली हम उनके लिए लेक्चर को टेलर करेंगे जिनको अभी आइडिया नहीं कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है। तो मैं बेसिकली आपको स्टार्ट करने से पहले अच्छा कुछ जनरल बातें मैं करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे भी प्लेटफॉर्म मिल गया। तो ये एक ग्राफ मैंने ऐड की थी। बेसिकली ये ग्राफ शो कर रही है कि 1665 से ऑनवर्ड्स टाइम चल रहा है, राइट। और साथ नंबर ऑफ टाइटल्स लॉन्च्ड, ये बेसिकली शो कर रहा है कि दुनिया में किस साल में कितने साइंटिफिक जर्नल्स थे, राइट। तो सबसे पहला जर्नल दुनिया में 1665 में आया। इट वाज कॉल्ड द फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शंस ऑफ द रॉयल सोसाइटी लंदन। ठीक है, और उसका ये कवर पेज भी है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड फिर ऑलमोस्ट 20 years लेटर सेकेंड जर्नल आया। बट फिर ऑलमोस्ट 100 years लेटर थर्ड जर्नल आया, और फिर उसके बाद एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुई, बढ़ते गए। और अब आप देख लें कि इतनी मतलब दिस इज जस्ट अ पिंक लाइन, एवरी पिंक डॉट इज अ न्यू जर्नल। सो नाउ हर साल हर दिन नया जर्नल आ रहा होता है। तो ये बात मैं इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि दिस इज समथिंग आई फील वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी रिसर्च स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफी सारे बिगिनर्स हैं, आप जिससे भी पूछेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल वुड से कि रिसर्च से मुश्किल कोई चीज नहीं है। ठीक है, मैंने रिसर्च स्टार्ट की, लोग बताएंगे मैंने रिसर्च स्टार्ट की फर्स्ट ईयर में, फाइनल ईयर में आ गया, खत्म नहीं हुई। ठीक है, और फिर काफी सारे लोग होते हैं, आपके टीचर्स कहते हैं रिसर्च बहुत मुश्किल है। ठीक है, फिर आप ऑनलाइन जाएंगे, वेबिनार्स इस तरह के आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, हर कोई आपको बताएगा रिसर्च से मुश्किल कोई चीज नहीं है। और फिर आपको ये भी होता है कि काफी स्कैम्स भी होते हैं, मेरे साथ भी हुए हुए जब मैं फर्स्ट सेकेंड ईयर में था, कि आपको वेबिनार्स और इस तरह के अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, और वो बहुत एग्जॉर्बेंट प्राइसेस पे होती हैं, लाइक 1000 रुपीज, इवन 1000 भी काफी है, बट लाइक 15,000 20,000 लोग मांग रहे होते हैं कि आपको रिसर्च सिखाएंगे। दे मेक यू थिंक कि उनके बगैर रिसर्च हो नहीं सकती। ठीक है, तो इट इज अ लिटिल काउंटर इंट्यूटिव कि मैं वेबिनार में कह रहा हूँ, बट आई एम सेइंग कि क्योंकि जितने जर्नल्स बढ़ते जा रहे हैं उतने ज्यादा आर्टिकल्स पब्लिश भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर रोज का 2 नए जर्नल आ रहे हैं तो दैट्स 20 न्यू आर्टिकल्स दैट आर केपेबल ऑफ बीइंग पब्लिश्ड, राइट। तो जैसे जैसे जर्नल्स अभी 10,000 पर हैं, तो आपके पास बहुत ज्यादा ऐसे ऑप्शंस हैं अपना आर्टिकल पब्लिश कराने के। सो आज मैं कह रहा हूँ कि रिसर्च इज वेरी इजी एंड पब्लिशिंग इट इज वेरी इजी एंड इट्स बिकमिंग इवन ईजियर, राइट। ये बात मैं कहना चाह रहा था। सेकंड एक बात काफी इंपॉर्टेंट होती है कि काफी कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि हम मैन्युस्क्रिप्ट को डील कर रहे हैं, तो एक होता है खास करके सीनियर्स के लिए कि नेशनल में पब्लिश कराएं या इंटरनेशनल में। तो उस पर मैंने एक ग्राफ है वो बेसिकली शो कर रही है कि लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल जर्नल ऑब्वियसली मुश्किल है पब्लिश कराना, जबकि नेशनल जर्नल आसान है, राइट। बट रिसेंटली काफी इंटरनेशनल जर्नल्स ने एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया विच इज कॉल्ड द फास्ट रिजेक्शन। इट डजंट साउंड लाइक अ गुड थिंग, फास्ट रिजेक्शन, बट इट इज एक्चुअली अ गुड थिंग। जब आप कोई रिसर्च करेंगे, जर्नल को सबमिट करेंगे, इफ दे डोंट लाइक इट दे रिजेक्ट इट इन अ वीक एंड देन यू कैन सबमिट इट समवेयर एल्स। तो वो एक किस्म का आपका फायदा करें, दे आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम। ये पॉलिसी एल्सवेयर के जर्नल्स ने स्टार्ट किया, वाइलर वाला ने स्टार्ट किया, काफी कॉमन अब होता जा रहा है। तो इसलिए जब भी आप सोच रहे हो नेशनल में भेजूं इंटरनेशनल में भेजूं, तो मेरी हमेशा ये रिकमेंडेशन होती है कि ऑलवेज ट्राई फॉर एन इंटरनेशनल जर्नल फर्स्ट, क्या पता हो जाए, राइट। और नेशनल जर्नल जो होते हैं यूजली काफी मतलब उनमें सिफारिश के चक्कर होते हैं, इस टाइप की करप्शन होती है, और इवन अगर ना भी हो, बहुत साफ शफाफ भी हो, तो दे टेक ईयर्स टू पब्लिश योर रिसर्च। तो ऑलवेज ट्राई फॉर एन इंटरनेशनल जर्नल। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं टू अ मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैं जल्दी से आप लोगों को दिखा देता हूँ, प्लीज बताएं कि स्क्रीन शेयर चेंज हुई है। मैंने गूगल ओपन किया। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली फॉर दोज ऑफ यू जो जूनियर्स हैं या फर्स्ट ईयर से हैं, दिस इज बेसिकली अ मैन्युस्क्रिप्ट। आपने काफी सेशंस अटेंड किए, होपफुली सबने सारे सेशंस अटेंड किए होंगे। तो शुरू में आपने टॉपिक बनाया, साइनॉप्सिस बनाया, उसे अप्रूव कराया, देन यू मूव्ड ऑन टू द डाटा कलेक्शन, फिर एनालिसिस। मैन्युस्क्रिप्ट एक रिसर्च का एंड गोल होता है, दिस इज द फिनिश लाइन फॉर योर रिसर्च, तभी इसका लेक्चर भी काफी एंड पे। आपने सारी मेहनत की है, आपने अब उसको एक समझ लें एक ऐसे की फॉर्म में लिखना है, 3,000 3500 वर्ड्स का आपने ऐसे लिखना है, और उसमें आपने A to Z जितनी मेहनत आपने की है ना, आपने सब बतानी है। तो मैन्युस्क्रिप्ट इज योर फिनिश लाइन,
बट दिस ऑल्सो मेक्स इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने साइनॉप्सिस सही तरह नहीं लिखा था, ठीक है, एथिकल अप्रूवल में डंडी मारी थी, एनालिसिस आपका अच्छा नहीं था, आप मैन्युस्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग लिखेंगे, यू कैन कवर अप एनीथिंग, any flaw in your research, you can almost any flaw in your research you can cover up in your manuscript, ठीक है। तो वाइस वर्सा भी ट्रू है कि आपने साइनॉप्सिस बहुत अच्छा लिखा, एथिकल अप्रूवल लिया, एनालिसिस बहुत अच्छा किया, बट अगर आपकी मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग वीक है तो आप अपना जो मेहनत है वो सही तरह पोर्ट्रे नहीं कर पाएंगे। बेसिकली जब आप इस तरह की रिसर्च लिखते हैं, आप वो भेजते हैं, सबमिट करते हैं टू अ जर्नल। अब जर्नल को नहीं पता कि इसने क्या एनालिसिस किया, क्या साइनॉप्सिस किया, उसके सामने बस ये 3000 वर्ड्स हैं, and these 3000 words should be perfect, they should represent all the hard work you've done to this point। तो एक एग्जांपल है, दिस इज अ मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम साउथ कोरिया, ये इसका ऊपर टाइटल है, राइट, देन ये इसके ऑथर्स हैं, दिस इज द जर्नल इट वाज पब्लिश्ड इन, एंड देन इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे सबसे पहले एक एब्स्ट्रैक्ट आता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट के भी आगे सेक्शंस होते हैं, फिर एक बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन आता है, एंड दिस आर द वर्ड, मतलब ये सारा उसका बैकग्राउंड है। फिर उसके बाद सो इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग सेक्शन, फिर उसके बाद मेथड्स आते हैं, राइट, उसमें आप बताते हैं आपने क्या किया, तो आगे उसकी भी सब हेडिंग्स होती हैं जो वेरी करती हैं। फिर मेथड्स के बाद द नेक्स्ट सेक्शन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द रिजल्ट्स, कि स्टडी ने ढूंढा क्या, राइट, जो आपने एनालिसिस सीखा होगा पिछले सेशंस में वो अब आपने बताना है एडिटर को, रीडर्स, ठीक है। और फिर लास्ट में डिस्कशन आती है जिसमें आप बेसिकली इंटरप्रेट करते हैं कि आपकी रिसर्च ने क्या निकाला, जो आपके रिजल्ट्स थे आप उन्हें समझाते हैं किस्म का। तो बहुत ब्रीफ सी ये एक चीज है कि दिस इज अ मैन्युस्क्रिप्ट। अगर किसी का कोई भी किसी पॉइंट पे कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज वहीं पे रोक दे, मैं वहीं पे एड्रेस करूंगा, क्योंकि एंड वाला सीन चलता नहीं है, क्योंकि फिर आप भी भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाऊंगा बात क्या चल रही थी। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो वहीं पे रोक दीजिएगा। तो दिस इज अ मैन्युस्क्रिप्ट, आई विल शो यू अनदर वन। ये कोविड पे केस कंट्रोल स्टडी है, दिस इज फ्रॉम ईरान एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, ठीक है। तो जो जब आप रिसर्च करते हैं ना, नो वन विल सी योर साइनॉप्सिस, नो वन विल सी योर एनालिसिस, ठीक है। मुझे नहीं पता इन लोगों ने साइनॉप्सिस में क्या किया, अच्छा लिखा नहीं लिखा, एनालिसिस ठीक किया नहीं किया, all I see is these 3000 words, ठीक है। so these have to be perfect। अब मैन्युस्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले हमने so we want to make a good manuscript, right? so I'm going to tell you what makes a good manuscript, but पहले I would want chat में सब लोग मुझे बताएं कि what makes a good story। जब आपने स्टोरी पढ़ी, बचपन में भी पढ़ते आ रहे हैं, नॉवेल्स पढ़ी होगी, so what are the characteristics of a good story? I would want कि सब कुछ ना कुछ बोलें। must be engaging, it has to have a good plot, very good, it has to be coherent, climax scene should be very good, ठीक है, interesting होनी चाहिए, सही है। anyone else? flow में हो, सिर्फ flow and easier reading and it must be interconnected storyline, ठीक है, very good points। तो what makes a good story? काफी सारे ऑब्वियसली हैं, मैंने चार जो, क्योंकि मैंने तो एनालॉजी बना ली थी तो एग्जांपल बनाना था, तो मैंने वो जो चार मेरे हक में थे मैंने वो रख लिए। So a good story must have a clear and exciting moral या message, ठीक है, जैसे शेयरिंग इज केयरिंग, इस टाइप की चीज जो होती है ना, कि जो पढ़े उससे उसका कोई फायदा हो, ठीक है, उसने इतना टाइम इन्वेस्ट किया स्टोरी पढ़ने में, तो ही मस्ट ग्रो आउट ऑफ दैट एक्सपीरियंस। तो पहला ये था। सेकंड, आपने जो बात की, इट हैज टू फ्लो इन अ लॉजिकल मैनर, एक पहले बिगिनिंग थी, मिडल आया, एक क्लाइमैक्स आया, देन इट एंडेड, ठीक है। एंड पहले होगा, बिगिनिंग बीच में होगी, मिडल एंड पे होगा, तो इट वुड मेक नो सेंस, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएगा रीडर, ठीक है। और स्टोरी कौन डिसाइड करता है कि ये स्टोरी अच्छी थी? स्टोरी रीडर डिसाइड करता है, ठीक है। ऑथर नहीं कहेगा मैंने अच्छी स्टोरी लिखी, जब तक रीडर एग्री नहीं करता तो इट्स नॉट अ गुड स्टोरी। मैन्युस्क्रिप्ट भी ऐसी चीज है कि आपने डिसाइड कर है कि आपकी मैन्युस्क्रिप्ट अच्छी थी। अगर रीडर कह रहा है कि हाँ अच्छी थी, मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, देन इट्स अ गुड मैन्युस्क्रिप्ट। फिर इट शुड बी रिटन इन अ क्लियर एंड इंटरेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, राइट, ऑब्वियसली समझ आनी चाहिए, इंगेज करनी चाहिए, बहुत सिंपल भी ना हो, बहुत कॉम्प्लेक्स भी ना हो। एंड लास्टली इट शुड बी रेलेवेंट टू दी रीडर, राइट, कल्चरली इससे रिलेट करे, जैसे फोक टेल्स होती हैं। अब ये चार चीजें थी, ठीक है, सब इसे एग्री करेंगे, और भी बहुत सारी हम, अगर ये चार थी, आई एम सेइंग कि अ मैन्युस्क्रिप्ट इज लाइक अ स्टोरी। तो जो चार चीजें मेक अ गुड स्टोरी, वही चार चीजें वुड मेक अ गुड मैन्युस्क्रिप्ट। कैसे? सबसे पहले व्हाट मेक्स अ गुड मैन्युस्क्रिप्ट, इट शुड हैव एन एक्साइटिंग मैसेज, क्लियर एंड एक्साइटिंग मैसेज। कौन सा मैसेज? साइंटिफिक या क्लिनिकल मैसेज। आप जब भी कोई रिसर्च करेंगे फॉर द सेक ऑफ गेटिंग इट पब्लिश्ड, फॉर द सेक ऑफ एडिंग इट टू योर सीवी, चांसेस, ज्यादा चांस यही है, ठीक है, कि यू वुड फेल। ऑब्वियसली सबको होता है मैंने पब्लिकेशन बनानी है, बट अगर आपका गोल ये है ना रिसर्च का, एक आपकी रिसर्च का रैशनल ये है कि पब्लिश होनी चाहिए, ठीक है, मैं रिसर्च इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पब्लिश करानी है, तो वो नहीं होगी पब्लिश। जब उस रिसर्च का कोई मैसेज हो कि मैंने ये रिसर्च इसलिए की ताकि इस खास सवाल का आंसर मिल जाए, ठीक है, एविडेंस में ये चीज ऐड हो जाए,
देन क्योंकि जर्नल वाले को भी जब वो पढ़ेगा एंड पे जर्नल वाले ने, एडिटर ने आपकी रिसर्च देखनी है, असेस करनी है, ही इज गोइंग टू डिसाइड एक्सेप्ट या रिजेक्ट। अगर वो देख रहे कि दिस इज जस्ट द सेम ओल्ड थिंग जो मैं 200 दफा देख चुका हूँ, ही वुड रिजेक्ट इट। बट अगर उससे वो रिसर्च एक्साइट करेगी कि अगर पढ़ने का कोई फायदा हुआ है, देन ही विल एक्सेप्ट इट। सेकंड, फ्लोज इन अ लॉजिकल मैनर। जैसे स्टोरी का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और फिर हर पॉइंट अगले पॉइंट में लीड करता है। स्टोरी में रैंडमली कुछ नहीं होता, एक चीज हुई फिर अगली हुई फिर अगली, देयर आर ऑल इंटरकनेक्टेड, जैसे आपने कहा, ठीक है। ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट में भी हर चीज इंटरकनेक्टेड होती है। यू स्टार्ट विद द एब्स्ट्रैक्ट, यू मूव ऑन टू द इंट्रो, यू मूव ऑन टू द मेथड्स, रिजल्ट्स, डिस्कशन, एंड पे कंक्लूजन, ठीक है। ये फिर इट शुड बी रिटन इन अ क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। अब इसमें यह है कि आपने स्टोरी में तो आप ऑब्वियसली बहुत क्रिएटिव सी लैंग्वेज यूज करते हैं, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। मैन्युस्क्रिप्ट में ना आपने काफी फॉर्मल, जैसे आपने देखा होगा जियो न्यूज वगैरह पे वो जो जर्नलिस्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं और वो इतना मतलब संजीदा और उसमें बोल रहे होते हैं कि बाद में कभी लाइक कोई ईद स्पेशल आता है तो वो हंस खेल रहे होते हैं और बंदे को इतना अजीब लग रहा होता है, ये लोग हंस भी सकते हैं, ठीक है, बहुत फॉर्मल होता है। ऐसे ही मैन्युस्क्रिप्ट भी बहुत फॉर्मल होती है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग इंग्लिश जो होती है ना, अच्छी इंग्लिश लिखनी है, फॉर्मल लिखनी है, तो वो नेट से वर्ड्स मुश्किल मुश्किल देख के डाल रहे होंगे। अगर जो बंदा पढ़ रहा है उसे आपके वर्ड्स गूगल करने पड़ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, इसने क्या बात की, तो दैट्स नॉट क्लियर, ठीक है। सो इट हैज टू बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। लास्टली इट हैज टू बी रेलेवेंट। बेसिकली जो पिछली रिसर्चेज हुई ना, हर न्यू रिसर्च शुड बिल्ड ऑन टू दैट। अचानक से कुछ नहीं शुरू करना, कोई चीज जो ऑलरेडी आंसर हुई है उसे दोबारा आंसर नहीं करना। रिसर्च एक डायरेक्शन में आगे लीड करती जाती है, पिछली ने की, अगली ने उस पर बिल्ड किया, अगली ने उस पर बिल्ड किया, ठीक है। सो दीज आर व्हाट मेक अ गुड मैन्युस्क्रिप्ट। फिर एक जल्दी से चैलेंज है ताकि मैं देखूं सब कितना जाग रहे थे। अभी मैंने 2 दफा मैन्युस्क्रिप्ट के सारे कंपोनेंट्स बताए और दिखाए भी हैं। सो यू हैव 30 सेकंड्स, यू हैव टू नेम एज मेनी ऑफ देम एज यू कैन इन द चैट। एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रो, एब्स्ट्रैक्ट, बैकग्राउंड, इंट्रो, कंक्लूजन, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। मेथड्स, रिजल्ट, एक रह गया जो एक डिस्कशन, ठीक है। तो यही है सब, एब्स्ट्रैक्ट, देन द इंट्रो, देन द मेथड्स, देन द रिजल्ट, देन द डिस्कशन, फाइनली द कंक्लूजन, ठीक है। अब मैं जल्दी से बताऊं, एब्स्ट्रैक्ट एक समरी होती है। इंट्रो में आपने अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है, आपने पहले प्रॉब्लम पेश करनी है, फिर आपने दिखाना है कि गैप क्या था, और एंड पे एक हुक होता है, वो मैं बताऊंगा क्या होता है। फिर मेथड्स में आपने बताना है कि सेटिंग ये थी, डिजाइन ये था, पार्टिसिपेंट्स इंटरवेंशन ये सब ये था। रिजल्ट्स में आपने बताया कि फिर मेथड्स तो ये थे कि मैंने किया क्या, करना क्या है, राइट। रिजल्ट्स में आपने बताया कि फिर मुझे ये रिजल्ट्स मिले, ये नतीजा है, ठीक है। जो चीज आपको मिली है, एनालिसिस आपने किया, वो आपने रिपोर्ट करना। फिर आपने उसको इंटरप्रेट करना है, लिमिटेशंस वगैरह बतानी होती है, लास्ट में कंक्लूजन। अब जल्दी से बताएं, ये जो इमेज है, व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड? एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है, आवर ग्लास। हाँ, इसे आवर ग्लास कहते हैं, टाइम मेजर करने के लिए होता है। अब आवर ग्लास क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अ मैन्युस्क्रिप्ट हैज द सेम स्ट्रक्चर एज एन आवर ग्लास। जब आप ये चीज माइंड में रख के लिखेंगे ना, तो यू विल नेवर गेट कंफ्यूज। मेन चीज ये होती है, आप यू आर राइटिंग 3000 वर्ड्स, ठीक है, दैट्स एक्चुअली टॉल टास्क। बीच में आप कंफ्यूज होते हैं, मैंने ये बात किया, मैं अगली बात क्या करूं। तो जब आप बार बार सोचेंगे ना कि मैंने एक आवर ग्लास बनाना है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। कैसे? शुरू में इंट्रो है, बीच में मेथड्स और रिजल्ट है, फिर डिस्कशन है। व्हाट आई बेसिकली मीन इज, जब सिनॉप्सिस वाला भी अटेंड किया होगा, उसमें हमने बात की थी कि इंट्रो इज अ फनल। आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में सबसे ब्रॉड बात से स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर मेरी रिसर्च है स्मोकिंग इन लंग कैंसर पे, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, तो मैं सबसे पहले बताऊंगा व्हाट इज लंग कैंसर, ठीक है। लंग कैंसर बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत ज्यादा लोग अच्छा, मैविश ने पूछा 3000 वर्ड्स इज अ मस्ट नो। 3000 मैंने आपको एवरेज दिया है, रेंज बहुत होती है। एक्चुअली मैन्युस्क्रिप्ट्स भी काफी टाइप होती हैं, बट यू कैन से 2500 से 3500 तक जाती है। देन कुछ रिव्यू आर्टिकल्स दे गो अप टू 5000, 6000, 3000 जो है नॉर्म है, और आप उसको टारगेट रख के लिखें तो आसानी रहेगी। अब मैं कह रहा था कि इंट्रोडक्शन, सबसे पहले अगर मेरी रिसर्च है स्मोकिंग या इन लंग कैंसर पे, तो मैं पहले बताऊंगा, सबसे ब्रॉड बात करूंगा, मैं लंग कैंसर से स्टार्ट करूंगा। मैं कहूंगा बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत ज्यादा लोग इससे मरते हैं, ठीक है, ग्रोइंग इशू है, पाकिस्तान में भी ग्रोइंग इशू है। फिर मैं नैरो होऊंगा, मैं पहले लंग कैंसर की बात की, फिर मैं बात करूंगा कि लंग कैंसर के काफी सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनसे लंग कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। फिर मैं अपने ऐसा नैरो होता हूँ, फिर मैं कहूंगा कि उनमें से जो मेन, हाँ, जनरल टू स्पेसिफिक चैट में क्या एग्जैक्टली लंग कैंसर गया, फिर मैं रिस्क फैक्टर्स पे गया, फिर मैंने कहा स्मोकिंग उसका एक मेन रिस्क फैक्टर है, ठीक है। तो इंट्रो में मैं ब्रॉड से नैरो पे होता जा रहा हूँ। फिर जो सबसे नैरोएस्ट पार्ट आवर ग्लास का, दैट इज द मेथड्स एंड द रिजल्ट। व्हाई? बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली योर रिसर्च। उसमें आपने आगे पीछे की कोई बात नहीं करनी, आपने बस अपनी एक रिसर्च का बात करनी है, तो वो सबसे स्पेसिफिक है क्योंकि इट अप्लाइज ओनली टू योर रिसर्च, नो अदर रिसर्च इन द वर्ल्ड, ठीक है। और फिर एंड पे जब आप डिस्कशन पे आते हैं, आपने अपने रिजल्ट्स को उठाना है
और उनको ना ब्रॉडर कंटेक्स्ट में दोबारा एक्सप्लेन करना है कि ये नताइज आए हैं तो ये क्यों आए हैं, ठीक है। तो उसमें आप दोबारा ना ब्रॉड की तरफ जाते जाते हैं, ठीक है। तो दोबारा देख लें, आर क्लास का स्ट्रक्चर बन रहा है, ऊपर आपने जनरल बैकग्राउंड पेश किया, फिर करंट जो भी चीज चल रही है, गैप्स को आइडेंटिफाई करना है, देन आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स बताए, फिर आप सबसे नैरोएस्ट पार्ट पे आ गए, ये मेरे मेथड्स हैं, ये मेरे रिजल्ट्स हैं। फिर डिस्कशन में आपने पहले अपनी रिजल्ट समराइज किए और फिर आहिस्ता आहिस्ता ना मजीद स्टडीज के लिहाज से एक्सप्लेन किया। एंड जो होता है, जो अक्सर लोग नहीं करते, कि आपने एंड पे इम्प्लीकेशंस बतानी होती है, कि शुरू में आपने बताया कि अभी स्टेट करंट स्टेट ऑफ द फील्ड ये है, एंड पे आपने इम्प्लीकेशंस बतानी है कि हाउ डिड माय रिसर्च नाउ चेंज दैट स्टेट, ठीक है। जब तक आप ये नहीं बताएंगे तो आपकी रिसर्च का फायदा नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा अच्छा सबसे पहला कंपोनेंट होता है रिसर्च का, दैट इज द टाइटल। तो टाइटल बहुत ब्रीफली हम करेंगे, टाइटल इंगेजिंग होना चाहिए, तो उसके लिए हमने एक सिंपल सा पोल बना दिया, जो अगर कोई लॉन्च कर सके। ठीक है, पोल लॉन्च हो गया। अब इसमें टाइटल्स, एक रिसर्च है एसिडिक फूड इनटेक एंड गैस्ट्रिक कैंसर पे, और हमने कुछ टाइटल्स आपको बना के दिखाए हैं, तो जो सबसे अच्छा है आपने चूज करना है आपके लिहाज से। तब तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, अभी तक कोई कंफ्यूजन हो, तो आप पूछ सकते हैं, खास करके अगर आपने अभी पहली दफा सुना है व्हाट इज अ मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, आधो ने रिप्लाई कर दिया, तो सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। वाई? क्योंकि अगेन देखें, टॉपिक सबसे स्पेसिफिक है। ऑप्शन सी कहता है सारी रिसर्चेस सेम टॉपिक पे, एसोसिएशन बिटवीन इनटेक ऑफ एसिडिक फूड्स एंड इंसिडेंस ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर, ठीक है, एंड दिस इज अ प्रोस्पेक्टिव कोर्ट स्टडी। तो इसने मुझे क्या कन्वे किया है, इसने बताया कि ये रिसर्च जो थी वो गैस्ट्रिक कैंसर पे एसिडिक फूड का इफेक्ट देख रही है, और मेथड स्टडी डिजाइन क्या है, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। क्योंकि टाइटल बेसिकली आप इस सेंस में सोचें कि अगर आपने कोई रिसर्च पब्लिश किया है, तो सपोज 100 लोग सिर्फ उसका टाइटल पढ़ेंगे, ठीक है, उनमें से 50 जो है वो उसके एब्स्ट्रैक्ट तक जाएंगे, हार्डली कोई 10 और 100 है जो उसके एक्चुअल मैन्युस्क्रिप्ट तक जाएंगे। तो आपका क्या काम है, ठीक है, आपने हुक करना है उन्हें, सही है। जैसे यूट्यूब पे थंबनेल बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसे रिसर्च का टाइटल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये बहुत स्पेसिफिक है, बता रहा है दिस इज अ प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। पहला वाला बता रहा स्टडी डिजाइन क्या है, एसिडिक फूड ऑन योर स्टमक, वो गैस्ट्रिक कैंसर का भी जिक्र नहीं कर रहा। दूसरा वाला कह रहा है रिव्यू ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस, अब ये नहीं बता रहा कि लाइफस्टाइल चेंज क्या था एसिडिक फूड खाना, ठीक है, तो अगेन ये स्पेसिफिक नहीं है। लास्ट वाला है कॉजेस ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर इज एसिडिक फूड इनटेक, वन ऑफ देम, ये ठीक है, बट अगेन इसने स्टडी डिजाइन कन्वे नहीं किया, तो ऑप्शन सी इज द बेस्ट। कुछ क्वेश्चंस हैं, वी कांट सी द पोल, अच्छा रिस्पॉन्स आता है, मैं अब अच्छा अब तो मैं स्टॉप कर देता हूँ। हाँ, जैन पूछ रहे हैं साइनॉप्सिस भी ऐसे लिखते हैं, देन यस, इंट्रो साइनॉप्सिस का ऐसे ही होता है, ठीक है, इंट्रो ऐसे ही होता है, बट साइनॉप्सिस आगे, क्योंकि उसमें डिस्कशन और रिजल्ट्स नहीं होते, तो आगे जाके वो डिफरेंट हो जाते हैं। एक मिनट। अच्छा सही है, एक दफा आवर ग्लास की एनालॉजी रिपीट कर दे। आवर ग्लास बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि स्टार्ट में आपने सबसे ब्रॉड से शुरू करना है, इंट्रोडक्शन में सबसे ब्रॉड बात पहले करनी होती है, फिर आप नैरो की तरफ आते जाते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इंट्रो की बात की, फिर आप नैरो होते होते गए। सबसे पहले मैंने अगेन एग्जांपल है, स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर, इजी एग्जांपल है। तो उसमें आपने कहना है कि सबसे पहले लंग कैंसर की बात करनी है, फिर आपने कहना है लंग कैंसर के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, फिर आपने अपने इंट्रो में ये बात कन्वे करनी है कि स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपने कन्वे करना है कि पाकिस्तान में इस पर रिसर्च नहीं हुई, ठीक है, आपने इंटरनेशनल से भी नैरो होते जाते हैं, आगे आपको ज्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर सबसे जो सेंटर पार्ट होता है आवर क्लास का, दैट इज द नैरोएस्ट पार्ट, वहां पे आपने बस अपने मेथड्स और रिजल्ट्स बताने हैं। फिर आप वापस डिस्कशन में ब्रॉड की तरफ होते जाते हैं, अपने रिजल्ट्स आपने पकड़े और फिर आपने इर्द गिर्द की स्टडीज देखना शुरू की और उनके साथ आपने कंपेयर करना शुरू कर दिया, और एंड तक आपने बहुत जनरल सी बात कर दी कि स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है लंग कैंसर के लिए, लाइक आप वापस लंग कैंसर पे घूम के आ गए, ठीक है। तो ये ब्रॉड से नैरो और फिर वापस ब्रॉड, ये बेसिकली चीज है आवर क्लास, ठीक है।
साइनॉप्सिस भी ऐसे, इफ आई चूज अ टॉपिक फॉर अ रिसर्च फ्रॉम वेयर आई हैव टू अप्रूव माय टॉपिक, नहीं, टॉपिक आपने चूज किया, आपने उसका साइनॉप्सिस लिखा, एथिकल अप्रूवल आपको उसका इंस्टीट्यूट देगा। जैसे आरएमयू के आप हैं तो द ओनली ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन गिव यू एथिकल अप्रूवल इज रेवेलियन स्टूडेंट रिसर्च सोसाइटी। तो आप हमें सबमिट कराएंगे, हमारी डेडलाइंस होती है, उन्हें मीट करना होता है, फिर आपको एथिकल अप्रूवल मिलेगा। इज इट नेसेसरी टू मेंशन द स्टडी डिजाइन इन अ टॉपिक? इतना नेसेसरी नहीं है, बट हाईली रिकमेंडेड है। ऐसे ज्यादातर लोग यही करते हैं कि कोलन डालते हैं और आगे स्टडी डिजाइन लिखते हैं, क्योंकि उससे बहुत जल्दी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन कन्वे हो जाती है। जिससे पता है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है, उसे फौरन से समझ आ जाएगा कि इसने रिसर्च में क्या किया। ठीक है, ऑप्शन सी सबसे अच्छा इसलिए था कि बाकी पहले ऑप्शन ने रिसर्च सारी सेम थी, गैस्ट्रिक कैंसर और फैटी फूड, पहले एसिडिक फूड। पहले वाले ने ये नहीं बताया कि गैस्ट्रिक कैंसर था, दूसरे वाले ने ये नहीं बताया कि एसिडिक फूड था, और लास्ट वाले ने स्टडी डिजाइन ही कन्वे किया। तो ऑप्शन सी ने सबसे अच्छी तरह तीनों चीजें एक लाइन में फौरन से बता। ठीक है, इट वाज लाइक अ वेरी गुड होप। डिफरेंस बिटवीन साइनॉप्सिस एंड मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट बेसिकली साइनॉप्सिस आपने पहले लिख के रिसर्च को एथिकली अप्रूव करवा लिया, उसके बाद आप मैन्युस्क्रिप्ट पे आपने सारा डाटा शेटा कलेक्ट किया। ठीक है, रिसर्च जब कंप्लीट हो जाती है ना, तो साइनॉप्सिस बहुत पहले की बात है, उसके बाद रिजल्ट डाटा कलेक्ट किया, एनालिसिस किया, फिर आपने मैन्युस्क्रिप्ट लिखी, जब आप वो जर्नल में पब्लिश करा देंगे दैट मींस योर रिसर्च इज नाउ कंप्लीट। तो साइनॉप्सिस बेसिकली होता है कि मैं रिसर्च में करूंगा क्या, मैन्युस्क्रिप्ट फिर होता है कि उस रिसर्च में मैंने किया क्या था। राइट है, तो मैन्युस्क्रिप्ट बहुत बाद में आता है। अच्छा, कंपोनेंट्स पे आप कंफ्यूज हैं तो अभी सारे आ जाएंगे। एथिकल अप्रूवल टाइटल नहीं, मतलब एथिकल अप्रूवल जो होता है वो पूरे साइनॉप्सिस को मिलता है। ठीक है, ये पिछली वाली स्लाइड थी, एक बंदा देखना चाहिए, बट आपको स्लाइड शेयर हो जाएंगे तो हम आगे मूव करते हैं क्योंकि टाइम भी कम है। तो आप पहला कंपोनेंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वाई? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट थिंग। अगर कोई आपकी मैन्युस्क्रिप्ट तक आ गया ना 100 में से 10 लोग, तो द फर्स्ट थिंग दे आर गोइंग टू रीड इज द इंट्रोडक्शन, राइट? तो जितना आप स्ट्रॉन्ग हुक्स करेंगे, उनको पुल इन करेंगे, ज्यादा चांस है वो आगे तक पढ़ें। एंड रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने 100 रिसर्चेस लिख ली मगर किसी ने उन्हें पढ़ा नहीं, तो वो कभी साइट नहीं होंगी, उनका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग आपकी रिसर्च पढ़ें। तो इंट्रोडक्शन इंगेजिंग होना चाहिए। ठीक है, और उन्हें फौरन से बताए। इंट्रोडक्शन ने बेसिकली ये बताना है कि जो काम आप कर रहे हैं, जो रिसर्च आप कर रहे हैं, वो आप क्यों कर रहे हैं, वजह क्या थी। ठीक है, ये नहीं कि मैंने पब्लिकेशन करनी थी, कोई एक्चुअल वजह। तो आप उसने रीडर को बताना होता है कि व्हाई यू डिड दिस रिसर्च एंड व्हाई दे नीड टू रीड इट। ठीक है, इट हैज टू कन्वे कि ये दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च थी। अब ये बात पहले भी हो चुकी थी साइनॉप्सिस वाले लेक्चर में, आप सबने अटेंड किया होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा तेज चलूंगा। एथिकल अप्रूवल, जी एथिकल अप्रूवल मोस्ट रिसर्चेस के लिए नेसेसरी होता है, कुछ होती हैं जिनमें नहीं होता, बट वो बहुत माइनर सी बात है। अब सबसे पहले अपने बिगर पिक्चर से, अब इंट्रो जो है ना, आवर ग्लास का अगर आप टॉप वाला पार्ट देखें ना, तो वो एक फनल बन जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि इंट्रो इज लाइक अ फनल। सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखें तो ऊपर ब्रॉड है और फिर नीचे नीचे नैरो होता जा रहा है। तो सबसे पहले आपने बिग पिक्चर पेश करनी है, फिर आपने व्हाट इज नोन, व्हाट इज अननोन, द रिसर्च क्वेश्चन, एंड देन मेथड जो है वो अगला कॉम्पोनेंट है, इंट्रो में नहीं आता। ठीक है, तो बिग पिक्चर से रिसर्च क्वेश्चन तक आपने नैरो है। ठीक है, तो स्टार्ट ऑफ विद द जनरल डिस्कशन ऑफ योर टॉपिक, डिजीज या कंडीशन। क्या मतलब, अगर मेरी रिसर्च अगेन स्मोकिंग लंग कैंसर भी थी, तो मैं पहले जनरल डिस्कशन करूंगा लंग कैंसर की। ठीक है, फिर मैं नैरो होऊंगा, मैं आऊंगा रिस्क फैक्टर्स फॉर लंग कैंसर, फिर मैं आऊंगा स्मोकिंग पे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इंटरनेशनल, नेशनल, रीजनल स्टडीज बताना शुरू करूंगा। मैं कहूंगा कि मलेशिया में ये रिसर्च हुई, उसने ये बताया कि स्मोकिंग इतना बड़ा रिस्क फैक्टर है, ये रिसर्च ये, इसे कहते हैं व्हाट इज नोन। आपने जो, क्योंकि मुझे, ठीक है, अब ये एग्जांपल मेरा बहुत ऑब्वियस है, सबको पता है कि स्मोकिंग लंग कैंसर का रिस्क फैक्टर है, राइट? बट अगर कोई रेयर सा टॉपिक हो तो रीडर को तो नहीं पता था कि पहले क्या काम हो चुके, तो आपने खुद बताना है कि पहले यही आया, रिसर्च हो चुकी है, पहले इंटरनेशनल पे आए, फिर आप नेशनल पे आए, अगर रीजनल मिल दिया तो उस पे आए। ठीक है, फिर तो दिस इज व्हाट इज नोन। फिर व्हाट इज अननोन, दिस इज द नॉलेज गैप। अब आपने जो सारी पहले की रिसर्चेज हुई है ना, आपने बैठ के बेसिकली जो इंट्रो होता है ना मैन्युस्क्रिप्ट का, वो ऑलमोस्ट सेम होता है साइनॉप्सिस वाला। अगर आपने साइनॉप्सिस का अच्छा लिखा है तो मैन्युस्क्रिप्ट का भी अच्छा होगा, इसलिए मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ क्योंकि पहले कवर हो चुका है। अब आपने नॉलेज गैप आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज अननोन, मतलब क्या चीज थी जो अभी तक पिछली रिसर्चेज ने नहीं आंसर की। ठीक है, बहुत कॉमनली, क्योंकि हम अक्सर रिसर्चेज, बाहर की रिसर्चेज कॉपी कर रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा रिसर्चेज में, आइडियल तो नहीं है बट अगेन बहुत ज्यादा रिसर्चेज में यही होता है कि वो कहते हैं कि ये रिसर्च बाहर हो चुकी है, पाकिस्तान के सेटअप में कभी नहीं हुई, तो इसलिए अब मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत रिसर्चेस का ना ये व्हाट इज अननोन वाला पार्ट वीक है, मगर ज्यादातर का यही होता है। आप अगर बैठ के सोचेंगे आराम से, अच्छी सी टॉपिक बनाएंगे, तो आपका व्हाट इज अननोन वाला जो पार्ट है ना कि नॉलेज गैप, वो स्ट्रांग होगा। और फिर अगर वो रिसर्च कोई एक्चुअल गैप को एड्रेस कर रही है तो उसे पब्लिश कराना बहुत आसान होगा। लास्ट में आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपना हाइपोथेसिस बताना होगा।